हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनरिच डिजिटल एकेडमी। माय नेम इज अपेक्षा राणा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा। 3 मार्क का आपका क्वेश्चन आंसर्स में से आ सकता है और जो 2 मार्क का है आपका मैप वर्क आएगा। तो मैप वर्क हम लोग बाद में करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समझेंगे भी टॉपिक्स को और वहीं से हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया की कि क्या है ये नेशनलिज्म इन इंडिया, हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में। तो आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 1 है, वो भी थोड़ा सा उसका नेम सिमिलर है, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, और यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो समझने वाली बात ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग होती है जो किसके प्रति होती है, नेशन के प्रति होती है। नेशन का मतलब क्या होता है, कंट्री। ठीक है, जैसे इंडिया है तो इंडिया क्या एक नेशन है, एक कंट्री है। तो सभी इंडियंस को उसके प्रति कैसी फीलिंग्स होना, लव की फीलिंग होना, रिस्पेक्ट की फीलिंग होना। तो हमारे कंट्री के प्रति कैसी फीलिंग होना, लव की फीलिंग और रिस्पेक्ट की फीलिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। अब फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी हेडिंग क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप। कि नेशनलिज्म इन यूरोप है वो नेशनलिज्म है वो यूरोप में कैसे आया। यूरोप क्या है आपका, एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा सेम ही है कि वहां पर यूरोप, लेकिन प्लेस चेंज हो रहा है। यूरोप में कैसे आया तो वो हमने पूरा पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था। इस चैप्टर में हमको इंडिया कंट्री की बात करनी है कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होगा। खिलाफत इशू पढ़ेंगे हम इसमें, नॉन कॉपरेशन पढ़ेंगे, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। जो मूवमेंट है वो अलग अलग हमको देखना है कि कहाँ कहाँ से ये मूवमेंट कैसे कैसे स्ट्रेंथ करे। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये लास्ट टॉपिक है। तो हमको देखना है कि कैसे कैसे मूवमेंट हुए, तो नेशनलिज्म इंडिया में कैसे इमर्ज हुआ। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसा आया। तो नेशनलिज्म क्या पहले से नहीं था इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं था। नेशनलिज्म कब आया, जब ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ। ठीक है, 200 ईयर्स तक उन्होंने हमारे ऊपर क्या करा, रूल करा। उसके पहले अगर हम देखें जब ब्रिटिश नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स कब आए थे, एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो लेके आए थे। 1600 में किसको लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए थे। धीरे धीरे हमारे ऊपर वो ट्रेड करने के लिए इंडिया पे आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशली हमको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया और हमारे ऊपर क्या करने लगे, रूल करने लगे। और 200 ईयर्स तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। ठीक है, तो हमको देखना है कि तब नेशनलिज्म नहीं था, तब हम लोग क्या थे, गुलाम थे। किसके थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। तो अब हमको देखना है नेशनलिज्म कैसे कैसे इमर्ज हुआ, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स लोगों ने लगाए जो उस टाइम पे लोग थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो ग्रोथ है मॉडर्न नेशनलिज्म की इंटीमेटली कनेक्टेड होती है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अब एंटी कॉलोनियल वर्ड आया है यहाँ पर, क्या होता है एंटी कॉलोनियल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को या कोई भी टेरिटरी दूसरी टेरिटरी को पॉलिटिकली, सोशली क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, उसके ऊपर क्या कर लेती है, अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। जैसे यूरोपियंस ने, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर क्या किया, रूल किया, तो हम उनकी क्या बन गए, हम उनकी कॉलोनी बन गए थे। अब इसके आगे क्या लगाया है, एंटी, मतलब इसका अपोजिट मूवमेंट। तो हमको कॉलोनी में हम लोग जब बन चुके हैं तो हमको कैसे मूवमेंट चलाने होंगे, हमको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाने होंगे। जैसे कि जब भी हमको चोट लग जाती है तो आयरन से जब भी हमको चोट लगती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि सेप्टिक हो गया, तो उसके लिए दवा कौन सी लगाते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, ताकि वो उसको ठीक कर दे। जैसे वायरस होता है तो वायरस का अपोजिट क्या होता है, एंटीवायरस, उसको ठीक करने के लिए। सेम हमको यहाँ पर देखना है कि हमको कॉलोनियल जो है तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमको चलाना है। The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to forge groups together within one movement. अब जो कांग्रेस थी, कांग्रेस क्या है, पार्टी है, अभी हमारे इंडिया की भी पार्टी। तो ये कांग्रेस पार्टी जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की, और ये 1885 में क्या हुई थी, बनी थी अंडर द लीडरशिप। अब किसकी लीडरशिप थी इसके अंडर में, महात्मा गांधी की। ट्राई टू फोर्ज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। वो क्या करने की कोशिश कर रही थी, कोशिश कर रही थी टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो गांधी जी ट्राई कर रहे थे कि मूवमेंट हम लोग चलाएं और सब लोग क्या हो जाए, टुगेदर एक साथ होके एक मूवमेंट इतना बड़ा हमको चलाना चाहिए जिससे हमको
इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो हमको देखना है कि जब तक हम लोग यूनिटी नहीं करेंगे और तब तक क्या होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, तब तक हम आजादी नहीं पाएंगे। यूनिटी हमको इंडिया में, हम सब लोगों को, इंडियंस को यूनिटी करनी है। अब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा गया है कई बार क्वेश्चन की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 created a new political and economic situation। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में हुआ था, और खत्म कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग वॉर पीरियड। इंडिया ने बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करी थी वॉर पीरियड। लेकिन हमको यहाँ पर याद रखना होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब इसमें इंडिया का क्या रोल था, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसमें यूरोपियन कंट्रीज की आपस में लड़ाई हुई थी। इंडिया का रोल ऐसे डायरेक्टली इंडिया का रोल नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली रोल ऐसे था, हम ब्रिटेन के क्या थे? गुलाम थे, और ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से हम क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हमारा इनडायरेक्टली रोल था। यहाँ के जो बहुत सारे जो यूथ थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर में। उनको कहा गया था कि आपको हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा। इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग वॉर पीरियड। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन बन गया आपका, इंडिया फेस वेरियस प्रॉब्लम। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो वर्ल्ड वॉर 1 में, वॉर पीरियड में इंडिया ने फेस करी? फर्स्ट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच लीड इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। क्या हुआ? बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया। तो कैसे बढ़ाया? इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जब वॉर लड़ा जा रहा था, युद्ध लड़ा जा रहा था, तो क्या हो रहा था कि उनको डिफेंस के लिए, मतलब कि अपना बचाव करने के लिए बहुत सारे वेपन्स की जरूरत थी। जो भी इसमें एक्सपेंडिचर होता था, खर्चा होता था, सोल्जर्स के लिए वेपन्स चाहिए, उनको उनके लिए खाना वाना खिलाने के लिए सारी जो चीजें होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, उसको क्या कहा गया? डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो इसके कैसे हम लोग इसको पूरा करेंगे? तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इंक्रीज कर दिए टैक्सेस। मतलब इंडिया में जो लोग थे उनको, उनके लिए टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। सेकंड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स लगाया गया। कस्टम ड्यूटी वर इंक्रीज। कस्टम ड्यूटी लगाई गई। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी थी उसको क्या कर दिया गया? उस पर भी टैक्स लगा दिए गए। प्राइस इंक्रीज थ्रू द वॉर ईयर। और जो वॉर जब हुआ तब सारी कमोडिटी, जो भी गुड्स थी, सामान थे, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो रूरल एरियाज थे, अब गांव में लोग कैसे थे उस टाइम पे? अच्छे हट्टे कट्टे होते थे, जो जवान होते थे 18 प्लस थे, उनको क्या कहा? जबरदस्ती रिक्रूट किया। कहाँ पर? कि आप कहाँ जाओ? लड़ने के लिए जाओ। तो फोर्स रिक्रूटमेंट किया, रूरल एरिया से लोगों को उठाया गया और उनको जबरन युद्ध में, वॉर में भेजा गया। ड्यूरिंग 19, अब ये 4 प्रॉब्लम, तो 5 प्रॉब्लम तो ये थी। अब 1918 1920 क्रॉप्स फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1920 1819 में क्या हुआ? जगह जगह, बहुत जगह, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या हुआ? क्रॉप्स का क्या हो गया? फेलियर हो गया। मतलब जो क्रॉप्स थी वो इतनी अच्छे से क्या नहीं कर पाई? ग्रो नहीं कर पाई। इस वजह से क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया किसका? गुड का। In 1921 around 12 to 13 people perished in famine and epidemics। एक और प्रॉब्लम आ गई 1920 में। 12 to 13 मिलियन जो पीपल थे वो क्या थे? पेरिश हो गए। फेमाइन से मतलब कि उनकी डेथ हो गई। फेमाइन मतलब होता है कि भूखमरी। भूख से जब लोग क्या होते हैं, जब लोगों की डेथ होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेमाइन बोलते हैं। एंड एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स था ना कोई ऐसी बीमारी आना, जैसे 2020 में आया था, 2020 में आपका कोविड-19, या जिसको हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक एपिडेमिक था। तो एपिडेमिक 1920 में भी आया था। कौन सा एपिडेमिक था वो एपिडेमिक था प्लेग। प्लेग एपिडेमिक था। ये भी ऐसी बीमारी थी। तो इस वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा सारी चीजें, हार्डशिप उठानी पड़ी इंडिया को। हार्डशिप डिड नॉट स्टॉप आफ्टर द वॉर वाज ओवर। वॉर तो 1918 में खत्म हो गया था। उस टाइम पीरियड में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी ही करी। ये 5 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, ये तो फेस थी, करी इंडियंस ने। लेकिन जब वॉर खत्म हो गया उसके बाद भी क्रॉप का फेलियर होना, फेमाइन होना, एपिडेमिक्स होना, उसके बाद भी परेशानी, मतलब वॉर तो खत्म हो गया लेकिन कठिनाइयां लोगों की, इंडियंस लोगों की उस टाइम पे क्या नहीं हुई? कम नहीं हुई। तो ये आपको इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया से 3 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट ऑन आइडिया ऑफ सत्याग्रह आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? अब अगर हम देखें सत्याग्रह वर्ड को उठाएं कि क्या मतलब होता है सत्याग्रह का, तो अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं ना हम लोग हिंदी में, मतलब कि
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सत्य का आग्रह करना मतलब कि ट्रुथ जो है उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो ये आइडिया सत्याग्रह कहाँ से आया, तो हम जानेंगे कि कहाँ से आया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। महात्मा गांधी जो थे वो रिटर्न हुए, इंडिया वापस आए 1950। कहाँ से वापस आए थे, वो आए थे साउथ अफ्रीका। क्यों गए थे साउथ अफ्रीका, गांधी जी वहां पर पढ़ाई करने गए थे, अपनी स्टडी के लिए गए थे। तो इंडिया कब लौटे, 1950 में लौटे। This novel method of mass agitation known as सत्याग्रही had yielded good result in South Africa। अब जो सत्याग्रह का आइडिया था वो पहले ही इम्प्लीमेंट करके आ चुके थे। कहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आए थे, साउथ अफ्रीका में। क्यों, साउथ अफ्रीका में क्या नीड हो गई थी। अब जैसे जो यूरोपियंस थे, इन्होंने सिर्फ इंडिया को ही कॉलोनी नहीं बनाया था, इन्होंने बहुत सारी वर्ल्ड के ऐसी पार्ट है, ऐसी कंट्री है जिसको जिनके ऊपर क्या करा, जिनको कॉलोनी बनाया, जिनके ऊपर रूल करा। उसी में से एक थी आपकी आपका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो भी था, अफ्रीका की कंट्रीज भी थी। तो वहां पर भी यूरोपियंस ने क्या कर रखा था, उनको भी अपना कॉलोनी बना रखा था। जैसे हम बहुत ज्यादा उनसे पीड़ित थे, वैसे ही कौन थे, साउथ अफ्रीकन भी थे। और वहां पर बहुत ज्यादा काले गोरे का बहुत ज्यादा डिफरेंस किया जाता था। तो गांधी जी ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। गांधी जी वहां पर पढ़ने गए थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह करे थे। मास एगिटेशन का मतलब होता है मास मूवमेंट, वो ऑलरेडी वहां पर करके आए थे, जिसमें उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी। गांधी जी की एक खासियत बात थी कि उन्होंने जितने भी मूवमेंट करे उनको किसी में भी फेलियर नहीं मिला। कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि गांधी जी का ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो फेल हो गया था। कोई सा भी ऐसा मूवमेंट नहीं था जो फेल हो गया था। गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट चलाए सब में उनको सक्सेस मिली। बस उन्होंने क्या करा, जब भी वो मूवमेंट नॉन वायलेंस वायलेंस में कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने क्या करा, उसको विड्रॉ कर दिया। ठीक, तो ये रिजल्ट मास एगिटेशन का मतलब होता है कि बड़े लेवल पे मूवमेंट वहां पर चला के आए थे, उसका उनको अच्छा रिजल्ट मिला था, गुड रिजल्ट इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो सत्याग्रह मतलब वो ट्रुथ पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इफ द कॉजेस इज ट्रू, द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर आपका कॉज मतलब आपका कारण जो है सामने वाले से लड़ने का वो सच सही है और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको किसी को मार पीट के उसको अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी किसमें बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस के धर्म में बिलीव करते थे। वो किसी को भी मारने पीटने में बिलीव नहीं करते थे। और वो किसमें बिलीव करते थे कि यूनाइट करना है उनको सारे इंडियंस को। जो हिंदू मुस्लिम का जो वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे, तो वो क्या चाहते थे कि सबकी यूनिटी होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये था, सत्य का आग्रह करना, सत्य को क्या करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है सत्याग्रह इन इंडिया। अब साउथ अफ्रीका में तो करके आ गए, लेकिन इंडिया में उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह करे थे, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 3 सत्याग्रह करे थे इन्होंने, आपको याद रखना है। चंपारण इन बिहार 1916 में, कहीं कहीं ये मेंशन है 1970। हमको एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अगर 1916 है तो 1916 ही हमको उसको क्या करना है, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। किसके अगेंस्ट में था, पीजेंट को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने सत्याग्रह करा। और किस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम मतलब जबरदस्ती प्लांटेशन इनसे करवाया जा रहा था। किससे, बिहार के किसानों से। किस चीज के लिए करवाया जा रहा था, इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो क्या होता है, इंडिगो एक ब्लू कलर का डाई होता है, कलर होता है। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बिहार के फार्मर से, पीजेंट से जबरन किसका प्लांटेशन करवा रहे थे, खेती करवा रहे थे, इंडिगो की। इंडिगो एक ब्लू कलर होता है, इसकी रिक्वायरमेंट यूरोप में बहुत ज्यादा थी। तो ये क्यों नहीं करना चाहते थे, बिहार के जो किसान थे वो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिगो से क्या होता था, वो कल्टीवेट जब करते थे तो जो उनकी जमीन होती थी, जो सॉइल होती थी, खेत होता था, उसकी फर्टिलिटी बहुत धीरे धीरे क्या होती जाती थी, कम होती जाती थी। और इतना प्रॉफिट इंडिगो में उनको नहीं होता था। वो राइस कल्टीवेट करना चाहते थे और वीट कल्टीवेट करना चाहते थे, लेकिन ऑपरेसिव मतलब जबरन उनसे क्या कल्टीवेट करवाया जा रहा था, इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। ठीक है, खेड़ा इन गुजरात 1970। सेकंड उन्होंने क्या करा, खेड़ा मूवमेंट चलाया, उन्होंने सत्याग्रह चलाया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सपोर्ट द पीजेंट एंड स्टीव टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। दे कुड नॉट रेमिट द टैक्सेस एंड वर डिमांडिंग टू रिलैक्स। अब यहाँ पर खेड़ा में मैंने आपको अभी हमने देखा था कि वॉर पीरियड में क्या हुआ था, इन्होंने टैक्स लगा दिए थे बहुत ज्यादा सारी चीजें। अब
अब एपिडेमिक भी आ गया उस टाइम पे, प्लेग जैसी बीमारी भी आ गई और आपका फेमाइन आ गई थी। तो कैसे अब सब लोग बहुत ज्यादा ट्रबल में थे। जैसे आपको याद होगा 2020 में भी जब सारी चीजें क्लोज डाउन हो गई थी, बंद हो गया था, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा ट्रबल में थे कि हम ईएमआईज नहीं भर पा रहे थे, सारी चीजें सेम वैसी चीजें उस टाइम पे 1920 में हुई थी। तो यहाँ पर जब टैक्सेस बढ़ा दिए गए, प्लेग और ये सारी चीजें आ गई, तब इन्होंने डिमांड करी कि उनको टैक्सेस में क्या देना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो ये जो खेड़ा जो था, ये वाला जो मूवमेंट था, सत्याग्रह था, वो ऑब्जेक्टिव उसका क्या था कि यहाँ पर सपोर्ट किसको करना था, यहाँ पर भी पीजेंट को ही सपोर्ट करना था। दोनों में याद रखना है आपको, चंपारण में भी पीजेंट को इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था और यहाँ पर हमको याद रखना है कि खेड़ा गुजरात जो है, यहाँ पर भी पीजेंट को, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स था उसको थोड़ा मतलब उसमें उनको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए था कि इसको कम कर दिया जाए या फिर थोड़े टाइम बाद हमसे लिया जाए, जब सारी चीजें क्या हो, सारी चीजें सही से चलने लगता है। नाउ थर्ड हम देखेंगे अहमदाबाद इन गुजरात 1918 में हुआ था। दो आपके गुजरात में हुए थे, एक बिहार में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल वर्कर एंड ऑनर। अब डिस्प्यूट दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जो कॉटन मिल वर्कर है और जो ऑनर है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। किस वजह से लड़ाई चल रही थी? He advised to worker to go on strike and to demand a 35% increase in wages। जो wages, जो डेली जो भत्ता होता है, मतलब कि अगर आप एक दिन में जितनी मजदूरी करते हो, जितना काम करते हो, तो उसका आपको पे किया जाता है और जो सैलरी होती है वो मंथली पे की जाती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो वेजेस इनका बहुत ज्यादा लो था, जो मिल वर्कर्स थे। तो यहाँ पर पीजेंट नहीं है, यहाँ पर मिल वर्कर्स और मिल के जो ऑनर है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया? गांधी जी ने मिल वर्कर्स को क्या किया? सपोर्ट किया कि हाँ, आप लोग क्या करो, स्ट्राइक करो, काम करने के लिए मना कर दो, बंद कर दो, और डिमांड करी 35% इंक्रीज इन वेजेस। कितना, जितना भी वेजेस है उसका आपको इसमें 35% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 3 सत्याग्रह थे जो गांधी जी ने यहाँ पर चलाए थे, तीनों में उनको सक्सेस मिली थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे रोलेट टैक्स। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है रोलेट टैक्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोलेट टैक्स। ठीक है, क्यों हुआ था रोलेट टैक्स, क्या कारण थे, कब हुआ था, ठीक है, इसको समझेंगे। अब आपको इसको मिक्स नहीं करना है इन टॉपिक्स को। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह वो अलग था, ये उसका कि सत्याग्रह क्या होता है, कहाँ से आइडिया आया था, तो साउथ अफ्रीका से आइडिया आया था। सत्याग्रह इन इंडिया, इंडिया में कितने सत्याग्रह हुए, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बिहार में हुआ था, 2 गुजरात में हुए थे, सिर्फ 3 सत्याग्रह हुए थे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे रोलेट टैक्स। रोलेट टैक्स क्या था? The Rolette Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. The act gave the government enormous power to repress political activity। सिंपल सा ध्यान रखना है, जो एक्ट था, एक्ट जो लागू होते हैं, ठीक है, एक ऐसा रूल बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब देखो, यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट की बात होगी ना, तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमको क्या करना है, याद रखना है। तो रोलेट एक्ट क्या था, 1919 में पास किया था। कब हुआ था? 1919, याद रखना, ठीक है। अब इस एक्ट को जब क्या किया गया, लेके आए, तब इस एक्ट ने बहुत ज्यादा पावर दी। किसको पावर दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दी। क्यों? पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनकी आवाज को दबाने के लिए इसको क्या किया गया, लेके आए, ठीक है। जगह जगह क्या हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, लोगों ने अब क्या हो गए थे, थोड़ा अवेयर हो गए थे, वो आजादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो यहाँ पर अब इनको ब्रिटिशर्स को टेंशन हुई कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, रोलेट एक्ट लेके आ जाओ। क्या कहा गया रोलेट एक्ट में? अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंडल्ज पाया गया, अगर उनको लगता है कि ये क्या कर रहा है, कुछ साजिश कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसको उठा के सीधे कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, और 2 साल के लिए इसको जेल में डाला जाएगा, 2 years तक, ठीक है। और अगर शक भी है, अगर शक के आधार पे भी अगर लगता है कि कोई ग्रुप में खड़े वो कुछ भी अपनी पर्सनल बात करे, लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक है कि ये कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की साजिश कर रहे हैं, तो उनको भी उठा के सीधे कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो उस टाइम पे एक्टिव थे, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें लिखा है विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब है यहाँ पर कि आप 2 साल तक क्या नहीं कर सकते हो, 2 साल तक आप आपका वकील नहीं कर सकते हो, बेल के लिए भी आप अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की आप दलील नहीं कर सकते हो। तो रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया, नो अपील, नो वकील और नो दलील, ये वाला एक्ट भी कहा गया, इस नाम से भी ये जाना जाता है। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ व्हिच कुड स्टार्ट विद अ हड़ताल। गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल कर दी। एक्टिविस्ट कैरी आउट ड्यूरिंग रोलेट सत्याग्रह, बहुत सारे एक्टिविस्ट को उठाया गया
रैली पर ऑर्गेनाइज करी, फिर इन्होंने वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक कि रोलेक्ट एक्ट ऐसा नहीं होता है, तो रैलीज इंडियंस ने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करी, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स जो थी वो क्या हो गई, क्लोज डाउन हो गई। 1919 द कंट्री विटनेस अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया, कि जो विटनेस है उस टाइम पे जो लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली 1919 में इंडिया में। तो ये आपका रोलेक्ट एक्ट था, बहुत इजी है, याद रखना है। अब इस पे क्या एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लिया, जब इन लोगों ने हड़ताल ऑर्गेनाइज करी तो उन्होंने लोकल लीडर्स को क्या करा, वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, जो लोकल लीडर्स है उनको उठा लिया, कहां से, अमृतसर से। महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, अब महात्मा गांधी कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया दिल्ली जाने से। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे अमृतसर में, वहां पर पुलिस ने फायरिंग करी, which provoked widespread attack on बैंक, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोवोक किया, मतलब लोगों में और ज्यादा गुस्सा आया, और बैंक रेलवे पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट किया, बैंक रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, जब रोलेक्ट एक्ट लगाया सारी चीजें हुई, अब क्या लगा दिया, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ में देखते हैं क्या था, जनरल डायर को क्या कर दी गई, इसकी कमांड दी गई। जनरल डायर हमको सबको याद ही रहता है कि जनरल डायर किससे रिलेटेड है, देयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्शल लॉ। अब क्या था, अब पहले तो था कि यार जेल में डालना है, लेकिन अब ये कह दिया गया कि नहीं, अगर कोई ज्यादा ही कर रहा है एक्टिविस्ट तो उसको सीधे आपको क्या करना है, शूट भी आपको करने के ऑर्डर दे दिए गए। मार्शल लॉ में ये वाली पावर थी। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, कब हुआ था जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल को हुआ था। People came to protest against government repressive measure while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। अब अमृतसर में बैसाखी का फेयर लगता है, आपको पता होगा, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो बैसाखी का फेयर होता है वो पंजाब में जब क्रॉप के लिए जो होता है उसके लिए ये फेयर को मनाया जाता है, ये फेस्टिवल बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, तो पंजाबी जिसको मनाते हैं। तो बैसाखी का जो फेयर था वो लगा हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में ये पार्क था, जो जलियांवाला बाग है वो एक टाइप का पार्क था। तो यहाँ पर कुछ जो बहुत सारे लोग थे, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए थे, गैदरिंग करी थी उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे थे कि उसका इन सब चीजों से लेना देना नहीं था, वो सिर्फ क्या देखने आए थे, बैसाखी का फेयर देखने आए थे। अब जनरल डायर इंटर द एरिया, जनरल डायर वहां पर आता है, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जो जाने का रास्ता था लोगों का उसको क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। और उसने जो भी कमांडर्स थे उनको क्या ऑर्डर दिया कि अब जितने भी लोग हैं, जैसे फेयर आप सब देखा ही होगा, सब मेले में गए होंगे, तो वहां पर एकदम से कोई इतने सारे लोग गोलियां चलाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा नुकसान होगा, ठीक है, बहुत सारी डेथ होगी। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, बहुत सारे लोग 100 अमाउंट में क्या हुए, मारे गए, ठीक है। इट वाज अ प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही फीलिंग ऑफ टेरर। अब ये क्यों करा उसने, क्योंकि जनरल डायर जो सत्याग्रही थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनके मन में डर क्रिएट करना चाहता था, इतना टेरर क्रिएट करना चाहता था कि दोबारा मूवमेंट करने से या कोई भी सत्याग्रह करने से पहले ये सोचे। रिएक्शन, अब जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तब लोगों को बहुत गुस्सा आया, सब बहुत ज्यादा, गांधी जी भी इसमें बहुत दुखी हुए, जितने भी लोग थे सबको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। अब रिएक्शन क्या था इंडियंस का, एंड एक्शन बाय ब्रिटिश, रिएक्शन इंडियंस का और एक्शन क्या लिया ब्रिटिश, देखते हैं। इंडियन क्राउड टू, लोग जो थे वो स्ट्रीट सड़कों पे उतर आए, देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस, बहुत ज्यादा क्लैश होने लग गया, लोगों का मारपीट होने लगी, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, जितनी भी थी ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी उन पे अटैक करना चालू करा। सीइंग वायलेंस, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी ने मूवमेंट को स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट को यहीं पर क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। British the government responded with brutal repression seeking to humiliate and terrorize people। अब गवर्नमेंट ने भी इसका एक्शन दिखाया अपना, ठीक है, ब्रूटल मतलब कि बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस करा गया था ना, बहुत ब्रूटल तरीके से उसको मारा, ब्रूटल मर्डर हो गया। तो ब्रूटल मतलब कि बिल्कुल ऐसे बुरी तरीके से लोगों को रिप्रेस करना, गंदे तरीके से मारना, उनको सीम टू ह्यूमिलेट करना बहुत ज्यादा, और टेरराइज पीपल, लोग को बहुत ज्यादा डराना धमकाना चाहते थे। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, सत्याग्रही को फोर्स किया जाने लगा कि आप आपकी नाक को, इसको क्या करो, नोज को रब करो, कहां पर, जमीन पे रब करो, क्रॉस ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम सैल्यूट टू ऑल साहिब, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे अगर वो निकलते तो उनको सबको क्या करना है, सलाम करना है। पीपल वर फ्लोक्ड एंड विलेज वर बाउंड, उस टाइम पे लोग, इतने ज्यादा लोग मारे गए, और जो विलेज थे, मतलब विलेज बड़े होते हैं छोटे नहीं होते, विलेज के विलेज जला दिए गए उस टाइम पे, इतना ज्यादा क्या था, क्लैशेस हो रहा था जलियांवाला बाग मैसेकर के। अब ये रोलेक्ट एक्ट खत्म हुआ, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, ये भी आपका अलग टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट।
व्हाट वाज द रीजन व्हाई खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रोलेक्स सत्याग्रह हैड बीन अ वाइडस्प्रेड मूवमेंट, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 5। रोलेक्स सत्याग्रह हैड बीन वाइडस्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्ट इन सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। अब जो रोलेक्स सत्याग्रह तो 28 से चल रहा था, लेकिन ये लिमिटेड था कहाँ पर, सिटीज और टाउन्स में ही लिमिटेड था। अब नया इशू आ गया खिलाफत इशू वाज टेकन टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम टू ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। अब नया इशू क्या था, खिलाफत इशू। पहले समझते हैं इसको कि खिलाफत इशू क्या था। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. There were rumored that a harsh peace treaty was going to be imposed to the Ottoman Emperor, who was the spiritual head Khalifa of the Islamic world. अब यहाँ पर कहानी क्या थी, आपको मैंने बताया था अभी कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तब हमारा कोई डायरेक्टली रोल नहीं था, इनडायरेक्टली हमारा रोल था, ये मैंने आपको बताया। यूरोपियन कंट्री आपस में लड़ रही थी, एक तरफ ब्रिटेन थी, एक तरफ जो थी वो थी आपकी ऑटोमन टर्की। अभी हम सिर्फ इसको जो प्रेजेंट इसका नेम है वो टर्की है, लेकिन उस टाइम पे इसको ऑटोमन टर्की कहा जाता था। यहाँ का जो हेड थे, मतलब कि यहाँ के जो हेड थे, जो रूलर थे, वो एक मुस्लिम रूलर थे, ठीक है, मुस्लिम रूलर थे वहां पर। अब क्या हुआ, जब ऑटोमन टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में हारा तब ब्रिटेन ने क्या करा, ट्रीटी साइन करी, एक हार्श ट्रीटी, बहुत इसमें बहुत ऐसी प्रॉब्लम क्या करा उन्होंने, बहुत ज्यादा पैसा इनसे लिया गया, ठीक है। अब ये जो खलीफा थे, वहां के जो हेड थे, उनको खलीफा कहा जाता था। जो खिलाफत वर्ड है वो खलीफा से ही निकल के आया, तो खलीफा इनको कहा जाता था। वहां के हेड थे ये, टर्की के तो हेड थे ही सही, लेकिन ये स्पिरिचुअल हेड थे, जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम थे उनके स्पिरिचुअल हेड थे, वो बहुत ज्यादा इनको क्या करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। तो जब ये ट्रीटी आफ्टर द वॉर क्या हुई, साइन हुई, तो इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया, किसको, ऑटोमन जो एम्पायर थे, जो खलीफा थे, उनको बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट की गई, उनको ह्यूमिलेट किया गया। इस वजह से क्या हुआ, जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम थे गुस्से में थे और दुखी भी थे। हम इंडियंस ने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था वॉर में, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें करी तो इंडिया के जो मुस्लिम थे उनको भी गुस्सा आया, उनको भी हर्ट हुआ, ठीक। द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डिफेंड खलीफा टेम्परल पावर, ठीक है। तो मुस्लिम जो थे इंडिया के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हाँ हमको क्या करना है, डिफेंड करना है जो खलीफा पावर को, ठीक। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1990। खिलाफत कमेटी बनाई गई, खलीफा से वर्ड लिया गया है खिलाफत। मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो ब्रदर थे मोहम्मद अली शौकत अली, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। गांधी जी ने भी इसमें इसका सपोर्ट किया, क्योंकि गांधी जी ने इसमें एक चांस देखा कि हाँ अगर हम मुस्लिम्स का सपोर्ट करेंगे तो आजादी में मुस्लिम्स भी हमारा सपोर्ट करेंगे, और हमको अगर आजादी चाहिए तो हमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा, यूनिटी हमको दिखानी पड़ेगी। तो गांधी जी ने इसको एक बहुत अच्छा चांस समझा कि हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम भी क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। At the Calcutta session of Congress, September 1920, decoded to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj, ठीक है। तो 1920 में कांग्रेस का जो सेशन था, कांग्रेस के 2 सेशन होते थे, एक आपका सितंबर में होता था और एक दिसंबर में होता था, प्लेस हमेशा चेंज होते थे। तो कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर में, तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात हुई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और जो खिलाफत मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, एज वेल एज हम लोग स्वराज की डिमांड करेंगे। स्वराज का मतलब होता है स्व, मतलब कहते हैं ना हमने ये काम स्वयं करा, स्व मतलब अपना और राज मतलब की रूल करना, तो सेल्फ रूल। अगर इंग्लिश में स्वराज का हम लोग मीनिंग देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सेल्फ रूल हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ से खिलाफत मूवमेंट से राइट शॉर्ट नोट आ सकता है, 3 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब वाई नॉन कॉपरेशन, जो हमारा कांग्रेस सेशन हुआ था सितंबर में, यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे, हम लोग खिलाफत इशू को सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें कि वाई नॉन कॉपरेशन क्यों स्टार्ट किया था, इन हिंद स्वराज 1919 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज फॉर इंडियन कॉपरेशन। गांधी जी की बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते रहेंगे, जब तक हम इनको क्या करेंगे, कॉपरेट करते रहेंगे, जब तक हम अपना कॉपरेशन दिखाएंगे तब तक वो क्या करेंगे, यहाँ से भागने वाले नहीं है। If India started to non-cooperate with Britishers, then India will be independent within a year. अब जैसे कि जब भी आता है शॉर्ट नोट नॉन कॉपरेशन में, तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा है। तो कितनी बार बोलते हैं कि हमें कॉपरेट नहीं करना या हम कॉपरेट, तो कॉपरेशन करना या कॉपरेट करना, किसी की भी बात को मानना, उसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर दिया हमने, नॉन कॉपरेशन मतलब बात नहीं माननी है हमको। तो यहाँ पर भी यही करना है, ब्रिटिशर्स की बात नहीं माननी है। तो गांधी जी ने क्या, उन्होंने यही कहा कि जब तक इंडियंस क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, तब तक हम लोग आजादी हमें नहीं मिलेगी। If Indians started to non-cooperate with Britishers, then India will be independent within a year. अगर इंडियंस क्या कर दें, नॉन कॉपरेट करना चालू कर दें, किसको, ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर दें, तो हम विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर हम क्या कर लेंगे, हमको आजादी मिल जाएगी, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
The movement should unfold in stage begin with surrender of titles. अब जो movement था वो एक unfold stage पे था. क्या क्या start हुआ? Begin with surrender of titles. जो titles थे उनको surrender करना start कर दिया गया. कैसे? Boycott of civil services, army, police. पहले क्या होता था कि जो जैसे आजकल तो हम नॉर्मली सर्वर किसी को भी बोल देते हैं कि हाँ नॉर्मल वर्ड हो गया सर, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, नहीं सर सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों के लिए यूज होता था. तो ये लोग क्या करते थे, जो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बड़े बड़े जो पर्सनालिटी थी, उनको ऐसे क्या करते थे, टाइटल्स दिया करते थे. तो सर का भी उन्होंने क्या किया था, जैसे बहुत सारे लोगों को टाइटल्स दिए थे, तो जितने भी टाइटल्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे उसका बाइकआउट करना स्टार्ट किया गया. बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेचर काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब चीजों का क्या करने स्टार्ट कर दिया, बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेस द मूवमेंट, अ फुल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. ब्रिटिश अगर गवर्नमेंट रिप्रेस द मूवमेंट, अ फुल डिसओबीडियंस कैंपेन. आगे क्या कहा गांधी जी ने, अगर ब्रिटिश इस मूवमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम अपना फुल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या करेंगे, कैंपेन हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे. कंसर्न विद इन द कांग्रेस, ठीक है, जो कांग्रेस का, अब इसमें कांग्रेस का कंसर्न क्या था, सम वर रिलेटिंग टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन. जो कुछ कांग्रेस के लोग थे वो क्या करना चाहते थे, बाइकआउट करना चाहते थे, लेकिन सभी इसके फेवर में नहीं थे. वो सभी क्या नहीं करना चाहते थे, इस फेवर में नहीं थे कि वो बाइकआउट करें किसको, इलेक्शन को. फियर डेट मूवमेंट माइट लीड वायलेंस, डर भी यहाँ पर बना हुआ था कि वायलेंस में मूवमेंट क्या नहीं हो जाए, कन्वर्ट नहीं हो जाए. इंटेंस स्ट्रगल अमंग देम सितंबर एंड दिसंबर 19, जो सितंबर से दिसंबर है, यहाँ पर बहुत इंटेंस स्ट्रगल दिखा, बहुत ज्यादा खींचतान दिखी. ठीक है. कांग्रेस सेशन एट नागपुर 9th of December वर्क आउट फॉर द मूवमेंट. जो कांग्रेस सेशन था वो क्या था, नागपुर में स्टार्ट किया गया. 9 दिसंबर वर्क आउट फॉर द मूवमेंट. इस कि अब हमको क्या करना है, सितंबर में तो बात रखी थी कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अब दिसंबर में कि अब हमको इस मूवमेंट पे हमको वर्कआउट करना है. डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कैसे अलग अलग विद इन द मूवमेंट में अलग अलग स्ट्रेंथ्स कैसे हुए. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम बिगेन इन जनवरी 1921. ठीक है, ये जनवरी 1921 में स्टार्ट किया था. वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट विद ओन एस्पिरेशन. अलग अलग ग्रुप ने अपने अपने एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया. ऑल रिस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ मूवमेंट विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. कुछ कुछ ने कैसा इसको कॉल ऑफ कर दिया, रिस्पॉन्ड कैसा करा, क्योंकि उन्होंने खुद ने इसको नॉन कॉपरेशन को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लिया था. कैसे किया था ये आगे हम लोग स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया था. द मूवमेंट इन द टाउन्स में मूवमेंट कैसा था, इट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था. स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडी, स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी को गिव अप कर दिया. टीचर्स लॉयर रिजाइन फ्रॉम देयर ड्यूटीज एंड जॉइन मूवमेंट. जो टीचर्स थे, अब सारी चीजें उस टाइम में ब्रिटिशर्स की थी, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, तो यहाँ पर इंडियंस काम करते थे, तो इंडियंस ने क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया. काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास. जो काउंसिल इलेक्शन था सब जगह से इसको बायकॉट किया गया, सिर्फ मद्रास में इसको क्या किया गया, पार्टिसिपेट किया गया. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ एनसीएम. ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, थोड़ा सा इंटरप्रेट करके आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है. इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़े एनसीएम पे. ठीक है. फॉरेन गुड्स पर बायकॉटेड. जितने भी फॉरेन गुड्स बाहर से आती थी उसको बायकॉट कर दिया गया. लिकर शॉप्स पर पिकेटेड. जितनी भी लिकर शॉप्स थी उसको बंद कर दिया गया. फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर. जितने भी बाहर से फॉरेन क्लॉथ्स आते थे, जैसे अभी हमने देखा ना इंडिगो कल्टीवेशन इसीलिए करवाते थे क्योंकि वो यहाँ से कॉटन को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और वहां से रेडीमेड कपड़े बना के यूरोप से बना के इंडिया में ही उसको बेचा करते थे. तो इसको फॉरेन गुड्स को क्या कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया. जैसे हमने कोविड 2020 में भी याद होगा कि हमने चाइना की चीजों को भी क्या किया था, बायकॉट किया था. इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ. इम्पोर्ट जितना था वो 100% से कितना हो गया, 50% हो गया, एकदम हाफ हो गया 1921 से 1922 तक. द वैल्यू ड्रॉप ₹1022 ₹75 करोड़. जो वैल्यू थी वो कितनी ज्यादा गिर गई, 102 से 75 करोड़ तक रह गई. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड ट्रेड. जो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स थे उन्होंने मना कर दिया ट्रेड करने के लिए फॉरेन गुड्स और ट्रेड के साथ. वेयरिंग खादीज बाय इंडियंस. ठीक है. और जो खादीज के लिए पहना गया, मतलब कहा गया है कि जो खादी कपड़ा था वो इंडिया का था, तो वेयरिंग खादीज बाय इंडियंस, लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट किया. प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप. जितने भी प्रोडक्शन होते थे, मतलब इंडिया की जो मशीनरी थी, ये सारी चीजें थी, टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम जो हाथ से चीजें बनाया करते थे, उस टाइम पे ये क्या हो गए, वेंट अप हो गए, मतलब कि उठ गए.
रीजन टू स्लो डाउन एनसीएम, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन टू स्लो डाउन एनसीएम, क्या रीजन था? अब स्लो हुआ था, खत्म नहीं हुआ था एनसीएम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, फेलियर नहीं मिला था लेकिन स्लो डाउन हो गया था। क्या रीजन? ग्रेजुअली द मूवमेंट स्लो डाउन बिकॉज धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो क्या हुआ? स्लो हुआ। खादीज क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव। जो खादी कपड़ा होता है, जैसे जो मेड इन इंडिया था, वो बहुत ज्यादा अभी भी कॉस्टली आते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरे कपड़ों को देखें तो यहाँ पर जो हैंडमेड जो चीजें होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तब भी खादी क्लॉथ बहुत ज्यादा क्या था? एक्सपेंसिव था, ठीक है। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम सिंस अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वेयर लेस इन नंबर। अब बायकॉट तो कर दिया था, स्टूडेंट्स ने पढ़ना बंद कर दिया था, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन थे वो कम थे, यहाँ पर इतने इंस्टीट्यूशन नहीं थे, और जो स्टूडेंट्स थे उनका तो फ्यूचर का सवाल था। स्टूडेंट्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू स्कूल, तो स्टूडेंट्स ने क्या करा? थोड़े टाइम बाद वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में जाना स्टार्ट कर दिया। लॉयर्स जॉइन बैक इन गवर्नमेंट कोर्ट, जो लॉयर्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट कोर्ट में जाना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से जब पहले सबने अपनी चीजें बाइकआउट करी, लेकिन जब वापस रिटर्न हो गए तो मूवमेंट तो स्लो डाउन हो गई ना, तो यहाँ पर एनसी मूवमेंट क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गया? धीमा पड़ता गया। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, अब जो रिबेलियन था, ठीक है, कंट्री साइड में कैसे इसको देखते हैं, कैसे रिबेल हुआ यहाँ पर। फ्रॉम द सिटीज द एनसी स्प्रेड टू द कंट्री साइड, सिटीज धीरे धीरे कंट्री साइड में क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। सिटी से कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज। द प्रेजेंट वर लीड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध स्टैंड अगेंस्ट तलुकदार एंड लैंडलॉर्ड, जो प्रेजेंट थे, ठीक है, कौन? यहाँ पर किसने इसको प्रेजेंट किया? बाय बाबा रामचंद्र अवध एंड स्टैंड अगेंस्ट तलुकदार एंड लैंडलॉर्ड। अब मैंने क्या अभी आगे क्या लिखा था? हमने पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि लोगों ने अपने अकॉर्डिंग एनसीएम को क्या कर लिया था? इंटरप्रेट कर लिया था। गांधी जी ने ये कहा था कि कॉपरेट नहीं करना है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन इंडियंस में कुछ कुछ लोगों ने क्या कर लिया? अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया? उसको इंटरप्रेट कर लिया। अब यहाँ पर लड़ाई ब्रिटिशर्स से थी, लेकिन लोगों ने अपनी पर्सनल लड़ाई समझने लगे, जैसे अब यहाँ पर अवध में तलुकदार और जो लैंडलॉर्ड थे उनके अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया? एनसीएम समझ लिया। The peasant movement demanded reduction of revenue and abolition of begar and social boycott of oppressive landlord. यहाँ पर पीजेंट ने जो गांव के लोग थे, ठीक है, जो कंट्री साइड में थे, उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ रिवेन्यू डिमांड कर दिया कि हमको रिवेन्यू में से जो रिडक्शन करना है, जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है, जितना भी ये देते थे, जैसे कि मान लो कि उनके पास 50 केजी क्या हुआ है? गेहूं हुआ है, तो उसमें से कुछ 10 केजी इनको रिवेन्यू देना पड़ता था, तो इसमें रिडक्शन की डिमांड कर दी। अबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम जो चलता था, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनका बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया सोशली, सामाजिक तरीके से। नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, और उन्होंने नाई धोबी बंद जो था एक कमेटी बना दी, ऑर्गेनाइज कर दी, किसके अगेंस्ट में? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। रिबेलियन इन द कंट्रीसाइड कंटिन्यू है यहाँ से। इन 1920 द ओथ किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। 1920 में ओथ किसान सभा सेटअप की गई, जिसको हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र और फ्यू अदर्स ने। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप बाय द विलेज। 300 से ज्यादा ब्रांच क्या थी? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही पूछा गया है क्वेश्चन में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दी जा रही हूँ। पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध टू वायलेंट फॉर्म्स 1920। अब यहाँ पर जो पीजेंट मूवमेंट था अवध में, वायलेंट में टर्न हो गया 1921 में। हाउसेस ऑफ तलुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक, तलुकदार और मर्चेंट्स के हाउसेस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बाजार को लूटना चालू कर दिया, बाजार वर लूटेड सून एंड सो ऑन। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। अब ये जो खुद की पर्सनल लड़ाई थी, इसमें लोगों क्या करने लगे? गांधी जी का नाम लेने लग गए कि गांधी जी ने ऐसा कहा है। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। गांधी जी ने तो कहा था कि ब्रिटिशर्स को हमको कॉपरेट नहीं करना है, और गांधी जी ने कभी भी वायलेंस को सपोर्ट किया नहीं। लेकिन यहाँ पर चीजें कहाँ पर जा रही थी? नॉन वायलेंस में कन्वर्ट हो रही थी। नो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। द पीजेंट्स इंटरप्रेटेड गांधी जी आइडिया येट इन अनदर वे, जो पीजेंट्स थे, मतलब गांव की कंट्री साइड के जो लोग थे, उन्होंने गांधी जी के आइडिया को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लिया। नेक्स्ट, मूवमेंट इन द गडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी बहुत बार पूछा गया है। A militant guerrilla movement in early 1920, यहाँ पर एक militant movement, guerrilla movement start किया 1920 में। The colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect few wood and fruits। आपको याद होगा 9th में चैप्टर था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है, इसमें था कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हो गया था? ब्रिटिशर्स ने जो नोमैड्स और ट्राइबल्स जो लोग थे, ठीक है, ये लोग
फॉरेस्ट में क्या करते थे, मूवमेंट करते थे, तो इनको रिस्ट्रिक्शन कर दिए थे एरियाज पे, ठीक है। ट्राइबल एक्ट भी लगाया गया था, ट्राइबल एक्ट भी आपने सुना होगा, ट्राइबल एक्ट लगा दिया गया था। अभी हमने पहले वाली स्लाइड में क्या देखा कि कंट्री साइड में पीजेंट्स ने इंटरप्रेट कर लिया था। यहाँ पर हम देखेंगे तो कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रोवोकिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट द फ्रूट। तो अब यहाँ पर फॉरेस्ट में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या क्लोज कर दिया लार्ज फॉरेस्ट एरिया, प्रिवेंटिंग पीपल, लोगों को रोक दिया गया वहां जाने के लिए। ये तो कैटल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कैटल्स को वहां पर ग्रेस करने के लिए, चरने के लिए वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, सेंशन लगा दिया और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, और ये लोग कलेक्शन करते थे, मतलब लकड़ी, चूल्हा वगैरह जलता था तो लकड़ी ही ये लोग कलेक्ट करते थे, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह यही सारी चीजें खाते थे। अफेक्टेड लाइवलीहुड और ट्राइबल पीपल एज वेल एज ट्रेडिशनल राइट्स। अब उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी थे क्योंकि ये लोग पूजा भी इन्हीं सब चीजों की करते हैं, सन की पूजा करते हैं, रिवर्स की करते हैं, फॉरेस्ट जंगल इनके बहुत ज्यादा, कहते हैं कि जंगल की बहुत ज्यादा ये लोग पूजा करते हैं। तो ट्रेडिशनल राइट्स भी इनके छीन ली और पूरा लाइवलीहुड जो इनका जीवन यापन था वो पूरा क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। गवर्नमेंट फोर्स देम फॉर बेगार। गवर्नमेंट बेगार का मतलब होता है जबरन इनको काम करने के लिए क्या कर रही थी, फोर्स कर रही थी, मजबूर कर रही थी। एलोरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड स्पेशल पावर। अब यहाँ पर जो इनके हीरो आए वो थे एलोरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड स्पेशल पावर। अब इन्होंने क्या कहा, अब गांव के लोग थोड़े से ऐसे मतलब कहते हैं कि हाँ थोड़ा मतलब बिलीव, उनके कुछ अलग बिलीव होते हैं। तो एलोरी सीताराम ने कहा कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर मतलब भगवान ने इनको कोई सी अलग सी पावर दी है जिस वजह से ये मतलब बहुत स्पेशल है, मतलब भगवान ने इनको भेजा है, ऐसा इन्होंने वहां पर कहा। Inspired by NCM and persuaded people to wear khadi and give up drinking, but he asserted that India could be liberated only by the use of force. इन्होंने गांधी जी से इंस्पायर तो थे, लेकिन इन्होंने एक आइडिया यहाँ पर चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि इंडिया लिबरेट नहीं हो सकता, मतलब आजादी नहीं मिलेगी कब तक, जब तक आप फोर्स का यूज नहीं करोगे, ठीक है। पीजेंट्स एंड खादी वगैरह इन्होंने क्या करा, अडॉप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम लोगों को बोला कि हम खादी कपड़े पहनेंगे, सारी चीजें। पीजेंट्स एंड ट्राइबल टू कवर द स्ट्रगल विद शन वॉयलेंट गतिविधि। जब पीजेंट्स और ट्राइबल लोगों ने इसको अलग इंटरप्रेट कर लिया, इसी वजह से जो एनसीएम था वो नॉन वायलेंस से किस में कन्वर्ट हो गया, वॉयलेंट में कन्वर्ट हो गया। द रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन। जो रिबेलियंस थे, जो रिबेल कर रहे थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरीड आउट गुरिल्ला वॉरफेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए एंड कैरी आउट गुरिल्ला वॉरफेयर, इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। राजू was captured and executed in 1924। एलोरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया 1924 में। ओवर द years he became a folk hero। लेकिन ये बहुत सालों तक क्या रहे, एक फोक हीरो के तौर पर ये क्या करते थे, जाने जाते थे, फेमस हुए। स्वराज इन द प्लांटेशन। अब जो स्वराज है, सेल्फ रूल इन द प्लांटेशन। अब एक ये अलग प्रॉब्लम थी प्लांटेशन की। अब पहले सबसे पहले व्हाट इज प्लांटेशन, कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, इसे प्लांटेशन। तो क्या डिफरेंस है एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में, क्या होता है प्लांटेशन? तो जब भी कोई एक ही टाइप की क्रॉप को हम एक कमर्शियल लेवल पे क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है, कल्टीवेट करते हैं, समझना। जैसे कि एक ही टाइप की क्रॉप है, अलग अलग टाइप की क्रॉप नहीं, सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप है और उसी को उगाया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे इन द सेंस कि कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल मतलब सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है बाहर। जैसे कि आपने देखा होगा असम में हम क्या बोलते हैं, टी प्लांटेशन होता है, उसको हम क्रॉप नहीं बोलते, प्लांटेशन बोलते हैं, क्योंकि असम में बहुत सारी जगह पे टी प्लांटेशन होता है। दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन होता है, कॉफी प्लांटेशन होता है, केरला में आपका बनाना प्लांटेशन होता है, क्योंकि सिर्फ बनाना ही बनाना को क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। रबर प्लांटेशन होता है, ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन भी होता है। तो एक ही टाइप को जब हम क्रॉप को क्या करते हैं, बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे उगाते हैं, उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन की बात करोगे तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी आप डिफरेंट क्रॉप्स हम लोग उसमें उगाते हैं। स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम। अब यहाँ पर स्वराज किसको चाहिए था, प्लांटेशन वर्कर को चाहिए था असम में। फाइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ इनक्लोज्ड एरिया। अब क्या होता था ना, जैसे असम में टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन होता था, तो इनको लेबर्स की कमी पड़ती थी, काम करने वालों की कमी पड़ती थी। तो ये लोग क्या करते थे, बिहार से लोग चले जाते थे, यूपी से लोग वहां पर काम करने के लिए चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको ये था कि जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर प्लांटेशन काम करने के लिए चले जाते थे। अब ये यहाँ पर क्या करते थे, बहुत ज्यादा फोर्स करते थे उनको, मतलब कि फ्रीली उनको घूमने नहीं देते थे। अब सपोज जॉब करने गए, अब और अगर अब उनका मन नहीं है, उनको अपने घर वापस लौटना है, तो ये क्या करते थे, अंग्रेज लोग उनको वापस नहीं जाने देते थे, उनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, बांध के रखा करते थे,
रिटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेज फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू, मतलब वहां जाने नहीं दिया जाता था और परमिशन भी मांगते थे तो बहुत ह्यूमिलेट करके उनको बड़ी मुश्किल से परमिशन दी जाती थी। द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 नॉट परमिटेड टू लीव गार्डन विदाउट परमिशन। अब ये प्लांटेशन वर्कर के लिए एक दूसरा एक्ट लेके आ गए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में ये पूछा गया है। इमिग्रेशन एक्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, नॉट परमिटेड टू लीव गार्डन विदाउट परमिशन। आप परमिशन लिए बगैर आप गार्डन नहीं छोड़ सकते हो। परमिशन वाज गिवन रेयरली, बहुत रेयरली इनको परमिशन दी जाती थी इस एक्ट के। स्वराज इन द प्लांटेशन, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड अथॉरिटी। अब यहाँ पर परेशान हो गए जो प्लांटेशन वर्कर थे, तो उन्होंने अथॉरिटी को क्या कर दिया, डिफाइड कर दिया, मना करने लग गए। ठीक है, लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड, मतलब प्लांटेशन छोड़ के भागने लग गए। बिलीव दैट गांधी राज वुड गिव देम लैंड इन नेटिव्स, वो बिलीव करने लग गए कि जो गांधी राज है वुड गिव देम लैंड इन, मतलब कि क्या है, जो नेटिव है, नेटिव जहाँ के हम लोग रहने वाले होते हैं, बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म होता है। दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन स्टेड बाय अ रेल एंड अब ये लोग क्या करते थे, भाग तो जाते थे लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं, बहुत ही कम थे जो पहुंच पाते थे। जैसे बिहार जाना है किसी को तो वो उसको बीच में क्या कर लिया जाता था, मतलब ब्रिटिशर्स लोग पकड़ लेते थे, ह्यूमिलेट करते थे। यहाँ पर भी स्ट्राइक की गई बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, कॉक बाय ब्रिटिश एंड ब्रूटली बीटन। अब ब्रिटिशर्स पकड़ के फिर बीटन करते थे, मारपीट करते थे। टेकन गांधी जी ने रेस स्लोगन स्वतंत्र भारत। अब यहाँ पर भी गांधी जी एनसीएम चला है तो गांधी जी का नाम लेके इंटरप्रेट करके एंड रेस स्लोगन स्वतंत्र भारत इन्होंने क्या दिया, स्लोगन दिया। इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजुटेशन, और इमोशनली यहाँ पर रिलेट किया ऑल इंडिया एजुटेशन, मतलब कि बड़ा एजुटेशन, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट। ग्रेजुअली मूवमेंट टर्न इनटू वायलेंट एजुटेशन। अब जो मूवमेंट था वो कहाँ कैसे चेंज हो गया, धीरे धीरे नॉन वायलेंस से वायलेंट में चेंज हो गया। गांधी जी कभी भी नॉन वायलेंस को कभी भी क्या नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये स्वराज इन द प्लांटेशन यहाँ पर खत्म हो गया। इतने जितना भी है ये पूरा यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही जितना भी पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट होगा, हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तब तक आपको इतने क्वेश्चन लर्न करने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बताया है। जो ठीक है, एक बार रीड करना हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है। 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। तो हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना है। डेफिनेशन हमको लिखनी है, 4 to 5 लाइन्स में हमको इसको लिखना है, और 2 मार्क का जो मैथ है वो भी हम इसको आगे करेंगे। तब तक इतना लर्न करें, बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। थैंक यू।